लेकिन जब ज़हीर वहाँ पर लाया जाता था तो लोग इतने गुस्से में थे और उसको आवाज़ें लगाते थे कि लोगों की बेटियां घर से भगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। ये लोग वहाँ पर आवाज़ें लगाते थे और ये भी आवाज़ें लगती थी कि ज़हीर कफन को जेब नहीं होती। इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो ज़हीर को लगती थी। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बी फाइंडर से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। कमसन बच्ची के केस के हवाले से आज एक ऐसी अचीवमेंट जो कि हम बड़े अरसे से सुनना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, और वो तमाम लोग ख़ुसूसन पूरी पाकिस्तानी कौम और इस केस पे काम करने वाले वो तमाम लोग जो कि किसी भी तरीके से इस केस से जुड़े हुए थे कि अगर बच्ची के साथ खुदा न खास्ता कोई भी ज़्यादती, कोई भी ऐसा मामला हुआ है जो कि उसके वालिदैन पहले दिन से कहते आ रहे हैं, तो उन मुल्ज़मान को, मुजरिमान को उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और आज हमने देखा कि अदालत ने ये ऑर्डर्स दिए कि इन दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान को जो है वो जेल मुंतकिल किया जाए और केस की मज़ीद इंटरोगेशन जो है वो की जाए। MLO जो है उसके भी आप ये कह लें कि उसको भी प्रूफ कर दिया गया और उसके लिए भी अब टीमें तश्कील दी जाएंगी और बच्ची का MLO भी किया जाएगा। इस वक्त अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। RP प्रोडक्शन से इनका ताल्लुक है। ये भी 2000 केस को रिपोर्ट कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर रहे थे। हम इनकी भी वीडियोस देखते थे जब ये कराची में थे। कुछ अर्सा पहले ये कराची से वापस आए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। एक बड़ी हैरानकुन चीज़ इन्होंने बताई है कि जब भी मरकज़ी मुलजिम ज़हीर और उसका भाई जब कोर्ट में आता था तो लोगों का क्या रिएक्शन होता था। ज़ाहिर है जब हम वहाँ मौजूद थे तो उस दौरान जो है वो दोनों पकड़े नहीं गए थे और वो उस दिन आते भी नहीं थे। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, क्या देखा, और वो जो ये बता रहे थे कि जब वो कोर्ट में आते थे तो लोग क्या रिएक्ट करते थे। इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई बताइएगा, आप भी माशाल्लाह बड़ा एफिशिएंट काम कर रहे थे, क्या ऑब्जर्व किया पहले आपने ये बताना है। फ़रहान भाई पहले तो आपका शुक्रिया। जब मैं वहाँ पर गया और 4-5 समातें जो है मैंने वहाँ पर विटनेस की, तो जब ज़हीर और मुल्ज़िम शबीर जो है उनको लाया जाता था तो एक तो सवालिया निशान ये था कि पुलिस का जो उसमें किरदार है वो बड़ा उस पर सवाल उठते रहे। जो मुद्दई हैं उन्होंने भी सवाल उठाया और जो वहाँ के सहाफ़ी हैं वो भी जो है इस बात पर तनकीद करते थे कि ये कोई रवैया नहीं जो मुल्ज़िमों के साथ अमूमन पुलिस रखती है। इनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाया जाता है और कोई फील नहीं होता कि ये कोई मुल्ज़मान है। लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो आम पब्लिक थी, जो वहाँ पर अपने केसेस के सिलसिले में आए हुए थे, और ऐसा भी था कि लोग स्पेशली इस केस के हवाले से वहाँ पर आते थे जब भी समाअत होती थी, और उनका मेहदी काज़मी या उसकी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं था, सिर्फ एक सोलिडेरिटी के लिए कि यार कल को अगर हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो गया तो फिर ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं होगी, तो हमें मेहदी काज़मी के साथ खड़ा होना चाहिए। और मेहदी काज़मी को ऐसे लोगों का पता भी नहीं था कि ये लोग भी आए हों। उनकी कहानी में आपको सुनाता हूँ। लेकिन जब ज़हीर वहाँ पर लाया जाता था तो लोग इतने गुस्से में थे और उसको आवाज़ें लगाते थे कि लोगों की बेटियां घर से भगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। ये लोग वहाँ पर आवाज़ें लगाते थे और ये भी आवाज़ें लगती थी कि ज़हीर कफन को जेब नहीं होती। इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो ज़हीर को लगती थी। बहरहाल वो जब एक कमरा अदालत से दूसरे में या फिर अहाते में जब उसको लेकर जाते थे तो लोग वहाँ पर मौजूद होते थे और बड़े गम गुस्से के साथ इस तरह की आवाज़ें जो हैं वो ज़हीर को लगाते थे। और ज़हीर उसने मास्क लगाया हुआ होता था और वो नीचे मुंह करके जनाब चलता जा रहा है। तो लोगों का ये जो गुस्सा है वो हमें वहाँ पर नज़र आया। फिर जो मैंने वहाँ पर बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ जो विटनेस की, जो आम लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अब ये बड़ा हैरानकुन था कि या तो फैमिली आती है या मीडिया वाले आते हैं या वकील आते हैं। आम पब्लिक का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आम पब्लिक वहाँ पर अपने पैसों से अपना पेट्रोल खर्च करके, और आम लोग, कोई गाड़ियों वाले नहीं, मोटरसाइकिल वाले, कोई रिक्शे पे आया हुआ है, तो वहाँ पर आते थे सिर्फ कि यार ये ऐसा एक मामला है कि हमें इसमें साथ खड़े होने चाहिए, हमें आवाज़ बननी चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ मेरी मुलाकात भी और उनके साथ मैंने इंटरव्यू भी किया। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वहाँ पर जो निकाह खां हैं और जो गवाह हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई है, और वो इस तरह हुई है कि उनको पेशी पर वहाँ लाया गया था और मेरी ऑफ द कैमरा कुछ उनसे बात हुई और कुछ ऑन द कैमरा हुई। ऑफ द कैमरा जो उनसे बात हुई वो बहुत परेशान थे और समझ ले रोने वाले थे वो, और वो कह रहे थे कि जब से हम कराची में यहाँ जेल में हैं हमें कोई मिलने नहीं आया, ना फैमिली में से ना ज़हीर की तरफ से। और आपको पता है कि जिसके पास पैसे नहीं होते जेल में उसके साथ किस तरह से सलूक किया जाता है। तो उनके पास ना कपड़े थे ना उनके पास पैसे थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब पेशी पर लाया जाता है मुल्ज़मान को या मुजरमान को, तो जो पुलिस को पैसे नहीं ना देते उनको एक जंजीर के साथ 5-7 को इकट्ठा बांधा जाता है। यानी अगर किसी ने पैसे दे दिए हैं तो उसको सिंगल हथकड़ी लगाई जाएगी, वो जनाब उतरेगा और सीधा अदालत जाएगा, अदालत में अपनी पेशी होने के बाद वापस जेल चला जाएगा। लेकिन ये वाले जो मुल्ज़मान होते हैं जो पैसे नहीं देते, उनके साथ क्या सलूक करती है सिंध पुलिस, उनको एक जंजीर में बांधा जाता है 5-7 को इकट्ठा।
फिर क्या होता है कि ए की अगर पेशी है तो वो 5 6 7 इकट्ठे गए, फिर बी की पेशी आई तो वो इसी दिन इस तरह सारे दिन अदालतों में फिरते रहते हैं और जलील ख्वार होते हैं। तो ये वाले जो आए हुए थे निकाह खां और गवाह, इनकी भी यही सूरत हाल थी। इनको उन्होंने जंजीर में बांधा हुआ था और 5 7 इकट्ठे थे, पहले एक की अदालत, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो वो बड़ा जो है वो परेशान थे और वो उनको ज़हीर के बारे में पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो ज़मानत पर घूम रहा है। और जब हमने उनको बताया कि वो तो ज़मानत पर है और आप यहाँ पर जेल में सड़ रहे हैं, तो आपको मीडिया पर आना चाहिए, आवाज़ बननी चाहिए, अपनी आवाज़ आप बताएं आप इसमें कसूरवार हैं या नहीं, असल मामला क्या है। तो वो हेजिटेट कर रहे थे कि नहीं, हम पुलिस वालों से पूछे बगैर आपको अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे। तो उनको ज़हीर के बारे में पता ही नहीं था कि वो ज़मानत में घूम रहा है और ये एक दफ़ा भी उससे मुलाकात के लिए नहीं गए। और उसके बाद आपको पता है कि इनकी एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें निकाह खां ये कह रहा है कि जनाब मैंने तो ये निकाह पढ़ाया ही नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है खुलकर सामने आ रही हैं। तो अब देखें, जब वो कह रहा है कि मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं, तो फिर निकाह की क्या हैसियत रह जाती है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी। और जब मैं वहाँ पर गया था तो उसी वक्त मैंने ये नतीजा अखज़ कर लिया था कि केस जो है वो मुद्दई के हक़ में मजबूत है। और उसकी 2 ग्राउंड्स थी, एक मेडिकल रिपोर्ट कि जिसमें बच्ची माइनर आ चुकी है, और दूसरी जो थी वो सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट की जो दफ़ा है वो उन पर लगी हुई थी। तो बाकी तमाम चीज़ें निकल भी जाती, तो इसमें तो उन्होंने फंसना ही था और वो वैसा ही हुआ। बिल्कुल ठीक है, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है अहमद ने। और बड़ा आप इस चीज़ का तो मैं भी यानी शाहिद हूँ कि जब भी हम कोर्ट में मौजूद होते थे और कमसन बच्ची के केस के मामले में जब भी पेशी होती थी तो कोर्ट रूम भरा होता था, इस हद तक के वहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती थी। और जैसे ही उसकी समाअत मुकम्मल होती थी तो कोर्ट रूम एकदम खाली हो जाता था। तो यही बातें उन्होंने बताई हैं कि आम पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है वो इस केस को परसू करने आती थी, सॉलिडेरिटी का अपना इजहार करती थी, आके दिखाती थी। और मैं समझता हूँ शायद ये उन तमाम लोगों की दुआएं हैं मेहदी अली काज़मी से जुड़ी हुई, जो कि आज इस केस में फतह की पहली नवीद जो है वो हमने देखी है। लास्ट में अहमद भाई जाते जाते बता दें, क्या समझते हैं ये केस टेस्ट केस बन जाएगा पाकिस्तान में रहते हुए? ज़ाहिर आप भी मीडिया में रिपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। अक्सर ये होता है कि जब केस, हमने बहुत सारे कराची के बड़े बड़े केसेस देखे हैं, शाहनवाज केस, शाहजेब केस, जिसमें तो जब भी कोई एक ऐसा केस अपने पीक पे आता है तो खुदा ना खास्ता फिर मामला सुलह सफाई की तरफ चले जाते हैं या फिर उसको दबा दिया जाता है। तो क्या समझते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है, ये टेस्ट केस बनेगा, मुल्ज़मान को वाकई सज़ा होगी? देखें, जब हम इस केस में जब हमने कवर करना शुरू किया तो उसका पीछे मकसद ही यही था कि एक ऐसी मिसाल कायम की जाए कि कल को अगर, और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद कई हमें ऐसे फ़ोन्स आए, हमें पता चला कि वहाँ पर भी ऐसा वाक़या हुआ है, वहाँ पर भी कमसन बच्ची जो है वो घर से भाग गई। यानी जो कैंपेन दूसरी तरफ से चलाई गई उसका मैं आपको बताऊँ ज़ाहिरी तौर पर असर हुआ है। क्योंकि जब आप एक ऐसा बनाते हैं गेम कि जब लड़का आता है जनाब वो हीरो बनकर आएगा और उसके पीछे पुलिस वाले होंगे, उसके पीछे मीडिया पूरा होगा, इंटरव्यू करना चाह रहा होगा, लड़की घर से भागेगी तो वो एक हीरोइन बन जाएगी और उस पर लव स्टोरी मूवीज़ बनेंगी। तो इसका ज़ाहिरी बात है जो बच्चियां हैं, जो कम सन हैं, जिनको समझ नहीं है, तो उन पर असर पड़ता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा देख रहा है। तो ऐसे वाक़यात बाद में रिपोर्ट होना शुरू हुए। तो हमारा मकसद भी यही था कि हम इस केस में कवर करें और एक मिसाल बनाएं कि यार ऐसा हम कम से कम इसको अलाउ नहीं कर सकते, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और हमारा बुनियादी उसूल ही ये था। देखिए, हम मेहदी काज़मी के साथ खड़े नहीं हुए, हम एक बाप के साथ खड़े हुए थे जो एक जंग लड़ रहा था और ये एक उसूल की जंग थी। वो कोई भी बाप होता तो हम उसके साथ खड़े होते। तो दूसरी बात जो आपने की कि मुल्ज़मान को सज़ा हो जाएगी, देखें जो बाकी आपने केसेस की मिसालें दी हैं वो मुख्तलिफ थे और उसमें जो मुद्दई थे वो पीछे हटे। इसमें जो मुद्दई है सारी गेम ही उसकी है कि यानी वो खड़ा रहा। और मैं आपको बताऊं, ये इनके वारदात, तरीका वारदात क्या था, ये एक के बाद एक पिटीशन फाइल कर रहे थे, एक के बाद एक एप्लीकेशन दे रहे थे। उसकी वजह क्या थी? और वो बेबुनियाद एप्लीकेशन थी। यानी ऐसी भी थी कि जब पहली दफ़ा उसकी समाअत हुई है तो अदालत ने यह कह दिया था कि ये नाकाबिले समाअत है ये एप्लीकेशन, इसकी हम समाअत ही नहीं कर सकते। लेकिन वो बार बार फाइल करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये केस डिले हो जाए, और जब डिले होता जाएगा तो मुमकिन है कि मुद्दई डिसअपॉइंट हो जाए, ना मायूस होकर घर बैठ जाए। जब वो मायूस होकर घर बैठ गया तो केस हमारे हक में है। तो यानी ये उन्होंने कोशिश की है, लेकिन मुद्दई घर नहीं बैठा, मुद्दई जो है वो मायूस नहीं हुआ। आपको पता है अप्रैल से आज अगस्त ख़त्म हो चुका है, तो 4 से 5 माह वो खड़ा रहा, लोगों के ताने भी सुने हैं और इन्होंने इतने गंदे गंदे उस पर इल्ज़ामात लगाए और इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम यहाँ पर रिपीट भी नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ करने का पीछे बुनियादी मकसद क्या था कि मुद्दई घर बैठ जाए।
तो मुद्दई तो घर बैठने वाला नहीं है। तो जब मुद्दई घर बैठने वाला नहीं है तो फिर हमें लगता है कि ये टेस्ट केस बनेगा। और अब चालान के बाद उसकी डायरेक्शन वाज़े हो चुकी है। जो दफ़ात लगाई गई हैं 364A की, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है और इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, 363, 368, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ गई कि एक 4B की दफ़ात लगाई गई है, 4B की दफ़ा। और उसका मतलब क्या होता है, जब ये दफ़ा लगती है तो कानून ये कहता है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप की तरफ से ये क्राइम हुआ है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप गैंग कह सकते हैं। ये बात जिब्रान नासिर साहब ने की है। वो कहते हैं कि ये गैंग वाली बात यहाँ पर साबित हो जाती है। कानून गैंग तो नहीं लिखता, लेकिन उसने क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप। तो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप क्या होता है, उर्दू में कहेंगे तो वो गैंग ही होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इतनी संगीन दफ़ा लगेंगी और MLO होने के बाद मुमकिन है कि 375 भी लग जाए, तो इससे ये लगता है कि अब हम उस ट्रैक पर चल पड़े हैं कि ये टेस्ट केस बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह अहमद फराज की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी है, और लास्ट में बस यही कहूँगा मैं कि केसेस इसलिए वापस ले लिए जाते हैं कि मुद्दई को टॉर्चर किया जाता है, उसको प्रेशराइज़ किया जाता है। और इस केस में भी हमने देखा कि करैक्टर असैसिनेशन की गई, प्रेशराइज़ किया गया, टॉर्चर किया गया। लेकिन सलाम है मेहदी अली काज़मी को कि वो एक अजीम बाप साबित हुए और उन्होंने अपनी बच्ची के लिए अनथक मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, जिसकी वजह से आज उन्होंने उन तमाम मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पहली सीढ़ी पर चढ़ा दिया है। और कौम देखेगी इंशाल्लाह कि ये अपने इंजाम को पहुँचेंगे। इसी के साथ बी फाइंडर से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।